नमस्ते। एक कमाल की बात जानते हैं। भारत के एक प्रधानमंत्री के बारे में उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन ने दशकों पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के उसी अविश्वसनीय सफर की, जो ग्वालियर की गलियों से शुरू होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचा। ये कहानी सिर्फ एक राजनेता की नहीं है, बल्कि एक कवि, एक पत्रकार और एक युग बनाने वाले की है। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उस ऐतिहासिक लम्हे से करते हैं। जरा सोचिए, संसद का सेशन चल रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विपक्ष में बैठे एक नौजवान सांसद की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, ये भविष्य की एक झलक थी, एक जबरदस्त टैलेंट की पहचान थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ग्वालियर के एक स्कूल मास्टर का बेटा, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, वो आखिर उस शिखर तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? नेहरू की वो भविष्यवाणी सही साबित हुई कैसे? आइए इस कमाल के सफर के हर पड़ाव को जरा करीब से समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अटल जी के लिए वो जड़ें थीं ग्वालियर में। तो चलिए सबसे पहले उनकी शुरुआत को समझते हैं, जहां उनके विचारों और शख्सियत ने शक्ल लेना शुरू किया था। तारीख थी 25 दिसंबर 1924। जगह थी ग्वालियर। अटल जी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां पैसे भले ही बहुत ज्यादा न हो, पर ज्ञान और संस्कृति की कोई कमी नहीं थी। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी खुद संस्कृत के विद्वान और कवि थे, तो जाहिर है किताबों और कविताओं से प्यार तो उन्हें विरासत में ही मिला। और शायद यही वो माहौल था जिसने अटल जी के शब्दों को वो ताकत दी कि आगे चलकर पूरा देश उनका दीवाना हो गया। तो घर का माहौल तो साहित्यिक था, पर एक कवि, एक छात्र, आखिर एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता कैसे बना? वो कौन सी सोच थी, कौन सी विचारधारा थी जिसने उनकी पूरी पॉलिटिक्स की नींव रखी? ये सब शुरू हुआ जब वो टीनेजर थे। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए। और 1942 आते आते जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब तक वो एक एक्टिव स्वयंसेवक बन चुके थे। बस यहीं से राष्ट्र सेवा का जो बीज उनके मन में पड़ा, वो हमेशा के लिए रह गया। उनकी सोच को बनाने में स्वामी विवेकानंद के विचारों और दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की फिलॉसफी का बहुत गहरा असर पड़ा। इन्हीं विचारों ने उन्हें सिखाया कि राजनीति सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि समाज के आखिरी इंसान की सेवा के लिए होती है। और यहीं से उनकी राजनीति को एक नैतिक दिशा मिली। अब देखिए, विचारों को हकीकत में बदलने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक ताकतवर आवाज और एक मजबूत प्लेटफॉर्म। अटल जी ने इन दोनों को साधा। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी कलम की ताकत और संगठन की शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया। यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। अटल जी एक ही समय पर दो मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक तरफ पांचजन्य जैसे अखबारों में उनकी कलम आग उगल रही थी, राष्ट्रवादी विचारों को लोगों तक पहुंचा रही थी। और दूसरी तरफ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की एक एक ईंट रख रहे थे। वो एक ही साथ एक विचारक भी थे और एक ऑर्गेनाइजर भी। वो कहा करते थे, कलम मेरी शक्ति है और सत्य मेरा उद्देश्य। ये सिर्फ एक सुंदर लाइन नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मोटो था। उनके लिए पत्रकारिता कोई नौकरी नहीं, बल्कि देश को बनाने का एक मिशन था। तो अब कलम और संगठन की शक्ति ने उन्हें एक बहुत बड़ी छलांग के लिए तैयार कर दिया था। अब वक्त था लोकल पॉलिटिक्स के दायरे से निकलकर नेशनल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ने का। साल था 1957 और भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। और जब वो बोलते थे तो उनके तर्क, उनकी भाषा, उनकी स्पीच के आगे पूरा सदन शांत हो जाता था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नेहरू भी अपनी सीट से उठकर उन्हें सुनने के लिए आते थे। प्रधानमंत्री बनने से लगभग 20 साल पहले ही दुनिया ने उनकी डिप्लोमैटिक स्किल का लोहा मान लिया था। 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पहली बार हिंदी में भाषण देकर भारत का मान बढ़ाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के नए रास्ते खोले, ये साबित करते हुए कि वो सिर्फ एक अच्छे स्पीकर नहीं, बल्कि एक शानदार स्टेट्समैन भी हैं। लेकिन शिखर तक का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर महान नेता को आग की परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। अब बात करते हैं अटल जी के सफर के उस दौर की, जो उनके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। साल 1975, भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर, इमरजेंसी। जब कई बड़े बड़े नेता खामोश थे, तब अटल जी की आवाज लोकतंत्र को बचाने के लिए बुलंद हुई।
और इसकी कीमत उन्हें अपनी आज़ादी से चुकानी पड़ी। वो महीनों तक जेल में रहे। इस संघर्ष ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक सच्चा सिपाही बना दिया। इमरजेंसी के खिलाफ जो गठबंधन बना था वो जल्द ही टूट गया और इसी बिखराव की राख से 1980 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। अटल जी इसके पहले अध्यक्ष बने। ये एक तरह से जीरो से एक नई पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने जैसा था जिसका भविष्य किसी को नहीं पता था। और ये सफर कितना मुश्किल था इसका अंदाजा आपको सिर्फ एक नंबर से लग जाएगा। 1984 के चुनाव में 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को मिली सिर्फ 2 सीटें। जी हां, सिर्फ 2। ये एक ऐसी हार थी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने मान लिया था कि ये पार्टी अब खत्म हो गई। लेकिन अक्सर सबसे बड़ी हार ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखती है। इसी हार की राख से अटल जी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर तैयार किया जो सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का नेता बन सके। एक ऐसा नेता जिसे उसके विरोधी भी सम्मान दे। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी असल में क्या थे? वो सिर्फ एक पार्टी अध्यक्ष नहीं थे, वो संसद की जान थे, एक कवि के दिल वाले राजनेता थे, एक बेहतरीन डिप्लोमैट थे और इन सब से बढ़कर वो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। मतलब एक ऐसा नेता जिसका कोई दुश्मन नहीं था, जिनकी बात सत्ता और विपक्ष दोनों बराबर सम्मान से सुनते थे। तो चलिए घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। क्या नेहरू की वो बात सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट थी या उन्होंने सच में उस नौजवान सांसद की बातों में भविष्य के भारत की तस्वीर देख ली थी? मुश्किलों से न डरने का जज्बा और सबको साथ लेकर चलने की वो कमाल की कला, क्या उन्होंने ये सब पहचान लिया था? शायद। अटल जी का ये 5 दशकों का लंबा सफर ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।